जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9th विषय है बच्चों हमारा सामाजिक, उसी का पार्ट नागरिक शास्त्र। चैप्टर चल रहा था हमारा सेकंड। चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। इससे पहले वीडियो में हमने इसमें आपको समझाया था भारतीय संविधान का निर्माण और उसके रास्ते और संविधान के प्रारूप की स्वीकृति और संविधान का उद्घाटन, ये सब कुछ समझाया था उसमें कि हमारा देश भारत का जो नया संविधान होता है उसका उद्घाटन कौन सी तारीख को हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सभी को याद रखना है, ये कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है और वैसे भी कोई भी पूछ लेता है कि हमारा देश का जो संविधान हुआ वो कब लागू हुआ, उसका उद्घाटन किस दिन हुआ और कौन सी तारीख को हुआ। तो इसी में अब चलेगा हमारा टॉपिक भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। तो देखिए बच्चों, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1940 को एक प्रस्ताव के रूप में उपस्थित किया था। इसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा था, क्या कहा था कि मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई है और योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। जो योजना बनाई थी, क्या क्या हमें करना है, किस रास्ते पर हमें चलना है, तो उन्होंने ये सब उस प्रस्तावना में, जो अपने प्रस्ताव रखा था उसमें लिखी हुई थी कि हमें किस रास्ते पर चलना है। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई है। इसमें यह भी कहा गया कि संप्रभुता जनता में निहित होगी। किस में निहित होगी? किस में वास होगी? कि जनता में, जनता को भी पता होगा और सभी लोगों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। जो आम जनता थी उनको किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता था और न ही कोई गारंटी थी कि वे किसी काम को कर रहे हैं तो उनका वो काम पक्का भी है या नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस में देखने को मिलेगी? संविधान के मूल्यों एवं उद्देश्यों में भी। भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने की हैरानी, यानी कि इसमें जो जिसने इतना बड़ा कदम उठाया था तो उसका नाम नहीं था। ये जानकर हमें जो हैरानी होती है कि महात्मा गांधी का नाम, किसका नाम नहीं है इसमें? महात्मा गांधी का नाम नहीं है। और जबकि महात्मा गांधी इतने एजिड होते हुए उन्होंने इतने आगे बढ़ने का कदम उठाया था। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। उनके विचार तो बड़े अच्छे थे। वे सोच रहे थे कि सभी हमारे देश में सब मेल जोल से रहेंगे, किसी को किसी भी तरह से ऊंच नीच का मतलब ये देखना ना पड़े, स्त्री पुरुष में भी। तो वे सभी उनके अनुयायी थे, पर उनका उसमें नाम नहीं था। उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने? कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। किसी की गुलामी ना करनी पड़े। गुलाम रहकर तो आदमी, क्या आदमी हो या कोई देश हो या किसी भी हो, तो किसी के अंडर में अगर काम कर रहा है, गुलाम रहकर काम कर रहा है, तो उसे दबिश में ही काम करते रहना पड़ेगा।
मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी ये माने कि हाँ मेरा भी मतलब हम अपने देश में रह रहे हैं तो हमें भी अपने देश पर गर्व होना चाहिए। गरीब व्यक्ति जो बिल्कुल अशिक्षित है या मजदूर है, किसी भी तरह से वो काबिल भी नहीं है, तो उसे भी ये लगे कि मैं भी अपने भारत देश का हूँ। तो सभी उसमें अमीर गरीब व्यक्ति की अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग न रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। किसी के अंदर छुआछूत की वो ना हो कि ये छोटा है या बड़ा है आदमी है, छोटा आदमी है, और ऊंच नीच के अंतर में मतलब देख लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी शराब, छुआछूत या नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार प्राप्त हो। तो भेदभाव और असमानता मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के हृदय में भी, इन सभी के दिमाग मतलब हृदय में ये था कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी गुलामी के अंडर में काम ना करे। जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, असमानता को दूर कैसे किया जा सकता है, इस बारे में उनके विचार अन्य सभी के अलग अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी जी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिया गया जवाहरलाल नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण अग्र प्रकार है। कौन सी तारीख को? 15 अगस्त 1947 को, जो वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था। और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें। जो हमने अपने वायदे करे हुए हैं, हमने अपने अंदर जो सोच रखा है हमें कैसे करना है, तो पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक तो करें। तब भारत एक नए जीवन की शुरुआत करेगा और आज़ाद होगा। कब होगा? जब हम अपने पक्के विचार कर लेंगे कि हमें तो ये कार्य करना ही है। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। कोई भी कार्य है, अगर हम पुराना छोड़ देंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे नया काम करने की इच्छा जाहिर करेंगे कि हमें तो कुछ ना कुछ नया करना ही है, तो जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा परपुष्ट होती है, यानी कि जब कोई नया काम करते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ हमने ये बहुत अच्छा काम किया, सबको अच्छा, पर वो काम अच्छा जब भी लगेगा सभी जनता को अच्छा लगे, सभी व्यक्ति को उसे अच्छा माने। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। अगला हेडिंग आता है संविधान का दर्शन। इसी के 4th पॉइंट के अंदर ही है ये, संविधान का दर्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की उद्देश्य का। संयुक्त राज्य अमेरिका के
तो देखिए, संविधान का दर्शन। भारतीय संविधान की सभी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। इस प्रकार अमेरिकी संविधान का प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ की है। समझ में आया बच्चों? ये अब आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की उद्देशिका। हम संविधान की उद्देशिका कितने प्रकार से देखते हैं। संयुक्त राज्य के हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने की, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण यानी कि सभी जनता का कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना अभी मैंने किसके उसमें बताया आपको, अमेरिकी के। जो अमेरिका का संविधान का उद्देश्य क्या था, अब आता है हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना। हमारे भारत की प्रस्तावना भी 8, 9, 10 रूप होंगे। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्त करने पर विश्वास, धर्म, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इन सब का जो अवसर प्रदान करते हैं। प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का अर्थ। प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का अर्थ। नंबर 1 है हम भारत के लोग सेकंड है प्रभुत्व संपन्न, और थर्ड है समाजवादी, फोर्थ है पंथ निरपेक्ष। फिफ्थ है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक। सिक्स है गणराज्य। और सेवंथ है न्याय।
8 नंबर है स्वतंत्रता। 9 नंबर है समता। 10 नंबर है बंधुत्व। तो देखिए ये प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का अर्थ, हम भारत के लोग भारत को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ, हम भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी के, किसी राजा के थ्रू नहीं या किसी बाहर के जो दूसरे देश के व्यक्ति थे उनके थ्रू नहीं, उन्हें किसी को भी नहीं उन्हें आने दिया। तो ये किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। और कैसे लिया? जो आम जनता है सभी ने जो इसमें काम किया, हमारे जो जितने भी पहले जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने कितनी मेहनत करी, लड़ाई करी। पहले तो वैसे ही करा कि हमारा देश आज़ाद हो जाए और हमारे अभी जो देश के आदमी हैं वे भी अपने बलबूते पे काम करें, उन्हें वे भी स्वतंत्र होकर कार्य करें, बंदिश में ना रहें। और जब नहीं छोड़ा तो फिर आंदोलन करना पड़ा, फिर तो क्रांति होती। तो सेकंड नंबर आता है प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। पहले हम किसके उस पर काम करते थे? जो बाहरी व्यक्ति थे वो ही हमारे सारे जितने भी बड़े अधिकारी थे, जितने भी काम कराने के लिए थे, वो सब भारतीयों पे काम कराते थे और राज अंग्रेज करते थे। समाजवादी, समाज में समता सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उनका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधे की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए जो सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो, मतलब समानताएं तो पर इतनी भी ना हो। पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, वो पूरे आज़ाद हैं, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है और सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और अवधारणाओं के समान सम्मान देती है। अब आता है गणराज्य। ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक लिखवाए हैं सारे याद करना, आपको प्रस्तावना के शब्द का अर्थ सारों को समझ में आ जाएगा जब आप याद करोगे सीरियल वाइज। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। जैसे पहले होता था ना कि एक राजा बन गया और उसी के खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता था, उन्हीं का ही बेटा या भाई राजा बना दिया जाता था। किसी खानदान का नहीं हो, मतलब जरूरी नहीं है कि उसी खानदान का ही हो। जो व्यक्ति काम करेगा, जिसको जनता वोट देगी, वो हमारी सरकार, वही हमारा नेता होगा। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा, उनको न्याय मिलेगा। स्वतंत्र, नागरिक कैसे सोचे कि किस प्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस प्रकार अमल करे कि इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। मतलब हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कैसे स्वतंत्र हूँ कि अगर मेरे पास मैं कुछ काम कर दिया, हालांकि चाहे वो अच्छा ही कार्य करने जा रहा हो, उसको फिर भी ये लगेगा कि अगर कुछ गलत कर दिया तो मेरे पर किसी तरह की कोई पाबंदी ना लग जाए। नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा समता। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ऐसा नहीं है कि कानून एक दो व्यक्ति को किसी तरह से राहत मिल रही है उनको और दो को नहीं मिल रही है, तो सभी के लिए समान है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना
होगा, सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। अब लास्ट आता है हमारा बंधुत्व। हम सभी लोग आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। अगर हमारा आचरण, कहते हैं ना कि मान लिया किसी का बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और उसको दूर से ही देखने, अगर उसका व्यवहार अच्छा है, उसका आचरण अच्छा है, चरित्र अच्छा है, तो सभी उसकी बड़ाई करते हैं। तो परिवार के सदस्य हो, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न आके, किसी को भी कम ना मानना चाहिए। ये कि भाई जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति, हो सकता है दूसरा व्यक्ति हमसे भी 4 कदम और आगे और इंटेलिजेंट हो, अच्छा हो। प्रस्तावना का महत्व। भारत के संविधान की प्रस्तावना का महत्व है, इसे पढ़ने से भारतीय संविधान के उद्देश्यों की जानकारी मिलती है। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो सारी प्रस्तावना के सारे शब्दों के अर्थ आपको याद हो जाएंगे। महत्व भी इनके 4-5 होंगे, मैं लिखवा देती हूँ आपको, एक रजिस्टर में आप नोट कर लिया करो, नोट करने बाद में याद करते जाओगे तो फटाफट याद हो जाएगा आपको। प्रस्तावना का महत्व। इसी में नंबर 1 है जनता का संविधान। सेकंड है आदर्श एवं मूल्यों की झलक। आदर्श एवं मूल्यों की झलक। और थर्ड है सरकार के स्वरूप की जानकारी। सरकार के स्वरूप की जानकारी। और लास्ट पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्षता। देखिए जनता का संविधान नाम से पता लग रहा है, हमारा संविधान जनता का संविधान है। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता ने यह संविधान बनाया। इसी कारण हम भारत के लोगों से प्रस्तावना की शुरुआत की गई। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना भी हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों से शुरू हुई। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य के हम सभी लोगों से शुरू हुई है। आदर्शों एवं मूल्यों की झलक। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से भारतीय संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों की झलक मिलती है। भारतीय संविधान के उच्च आदर्श एवं मूल्य, ऊंचे यानी कि ऊंचे न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, यानी कि हर किसी में एक सूत्र में रहकर अगर हम काम करते हैं, एकता में रहकर कार्य करते हैं, तो हमारा देश तरक्की पर जाएगा। ये उन्होंने पहले से सोच रखा था कि हम देशवासी जो हैं, अगर हम अपने देश में अपना काम अपने लिए करते हैं तो वो हमारे देश में ही रहेगा और उसका फायदा दूसरों को तो होगा, लेकिन जब दूसरे के बताए हुए कार्य पर हम काम करते हैं, दूसरे राज्य कर रहे हैं और
कठिन कार्य हम करते हैं और उनका फायदा दूसरा देश उठाता है। तो सरकार के स्वरूप की जानकारी, भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई। यह एक गणराज्य है। कौन है गणराज्य? राज्य हमारा जो भारत देश है हमारा, वो कब बना था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो तभी हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, जब से ही। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। इस पर आंतरिक दबाव नहीं है, किसी बाहरी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं है। बाहरी मामलों में भी यह स्वतंत्र है और इसका उद्देश्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना है। धर्मनिरपेक्षता, प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। सन 1976 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कौन से सन में जोड़ा गया? 1976। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात यह धर्म एक आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। सभी लोगों को अपना अपना धर्म मनाने का अधिकार है। हमारे देखो भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के मतलब सभी रहते हैं। तो अब अपने धर्म के अनुसार अब अपने त्यौहार मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हिंदुओं का त्यौहार है तो वो सभी को मनाना जरूरी है, या मुस्लिम का है तो वो भी सभी मनाएंगे। तो वो अपने धर्म को सभी मानते हैं, उनको सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो प्रस्तावना ही भारतीय संविधान के मूल्यों और आदर्शों एवं उद्देश्यों का बोध कराती है। न्यायालयों ने भी प्रस्तावना के महत्व एवं मूल्य को स्वीकार किया है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। अगर आप संविधान निर्माण पूरा ध्यान से चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पूरा आज़ादी का और किसने हमारा संविधान लिखा, कितने व्यक्तियों ने मिलकर इसमें काम किया, कितने अनुच्छेद हैं और कितने इसमें अनुसूचियां हैं, कितने भाग में है, कितने दिनों में वर्क हुआ, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी बुक में या रजिस्टर में जितना भी आपको लिखवाया गया है उसके द्वारा रजिस्टर पे नोट कर लीजिए और ये अपनी तारीख जितनी भी डेट लिखी हुई है सब याद करिए। ये तो हर कोई व्यक्ति वैसे भी पूछ लेता है, एग्जाम में तो आते ही आते हैं, वैसे भी पूछ लेते हैं कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, हम 26 जनवरी को क्या बोलते हैं, 15 अगस्त को क्या बोलते हैं। कोई इंग्लिश में पूछ लेता है, कोई हिंदी में पूछ लेता है, तो ये हमें सब याद होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।